नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिट्टी गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस सेशन में। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे आईआर के कुछ टॉपिक्स पर। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर चुका हूं, जहां जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स पर हमने बात की थी। और आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मैं बात कर रहा हूँ आसियान पर। और आप जानते हैं कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसके सिलेबस में अगर हम कुछ की पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे तो वहाँ पर हमारा एक टॉपिक निकल कर आता है सिलेबस में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वैश्विक संगठन होते हैं और कुछ क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का आशय ऐसे संगठनों से होता है जहां लगभग विश्व के देश उसका हिस्सा होते हैं। लेकिन क्षेत्रीय संगठनों का आशय ऐसे संगठनों से होता है जो किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूं, शार्क। जैसे कि हम लोग दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन कहते हैं, तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश, उनको मिलाकर जो संगठन बनाया गया है उसे सार्क कहा जाता है। ऐसे ही जब हम भारत के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिण पूर्वी देश हमें दिखाई पड़ते हैं, जहां पर म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है। ये जो देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है, क्योंकि एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इनका भी एक संगठन है जिसे हम लोग आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आसियान कहते हैं। तो ये देखो, आप देख पा रहे होगे, ये आसियान हमारा जो संगठन है, ये आसियान है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा पहले हमें आसियान के बारे में समझना पड़ेगा कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ, देखो ध्यान से देखो जरा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, उनका एक संगठन है जिसे आसियान कहा जाता है। इस संगठन के बारे में क्या बातचीत हो रही है, हाल फिलहाल इस संगठन पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, इन सारी बिंदुओं को आज के इस टॉपिक में मैं शामिल करूंगा और इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आसियान एक संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में बात करता है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं, फिर हम मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं, उत्तरी एशिया की बात करते हैं। तो उत्तरी एशिया के संदर्भ में हम रूस और चीन और मंगोलिया को ले लेते हैं। जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, और तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 देश हैं उनको ले लेते हैं। मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं तो खाड़ी देशों को ले लेते हैं। हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भारत उसके पड़ोसी देशों को ले लेते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो वहां पर हम आसियान को लेते हैं, और जहां पर 10 महत्वपूर्ण देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं। तो अभी हाल फिलहाल आसियान के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वो शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट ये है कि ड्रीम क्या रियलाइज हुआ है? ईस्ट तिमोर बिकम्स आसियान्स 11th मेंबर। कह रहे हैं कि जो ईस्ट तिमोर एक देश है बेटा, क्या नाम है इसका? ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर, इसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमोर लेस्ते। तो ये जो तिमोर लेस्ते है, ये क्या हुआ है? इसका 11वां मेंबर बन गया है। किसका? आसियान का 11वां मेंबर बन गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हिस्ट्री इज मेड, इतिहास बन चुका है। तिमोर लेस्ते बिकम्स आसियान्स 11th मेंबर, इसका 11वां सदस्य बन गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आसियान जो एक संगठन है, ये दक्षिण पूर्वी देशों का, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं बेटा, उनका एक संगठन है। और इसकी पहले सदस्य संख्या 10 थी, जो कि अब बढ़कर 11 हो गई है, क्योंकि तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य के रूप पर स्वीकार कर लिया गया है। तो जब इस प्रकार की खबरें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप देखो, ये द डिप्लोमेट की न्यूज़ है, ये आपकी अल जजीरा की न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, द हिंदू में भी ये न्यूज़ आ रही है। जब इन न्यूज़ को हम देखते हैं अखबारों में, तो फिर ये आईआर के स्टूडेंट के तौर पर और यूपीएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के स्टूडेंट के तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको थोड़ा सा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी समझें। तो हम यही बात करेंगे कि आसियान क्या है, आसियान का गठन कब हुआ, आसियान के कितने सदस्य हैं, तिमोर लेस्ते होने से इसको क्या फायदा होगा, भारत के साथ इसके क्या संबंध रहे, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात आपसे करूंगा कि जो इसकी मेंबरशिप एंड एस्टेब्लिशमेंट है आसियान का, ये कब हुआ, ये कब चर्चा में निकल कर आ रहा है आसियान। ठीक है, तो आसियान का बेटा जो एस्टेब्लिशमेंट है, फॉर्मेशन है, एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8 1967, 1967, कहते हैं कि 8 अगस्त 1967 को इस संगठन की स्थापना की गई है, इस संगठन को बनाया गया था विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। मतलब कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के पर्सपेक्टिव में, बैंकॉक घोषणा के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई, जिसे हम लोग आसियान कहते हैं। राइट, तो कब स्थापना हुई? 1967 में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? अभी हमने कहा कि इसमें 11 सदस्य हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो केवल कितने देशों ने स्थापना में भाग लिया? 1, 2,
3, 4, 5, केवल 5 देश ही इसके फाउंडिंग मेंबर थे। बाकी के जो अन्य देश हैं वो बाद में इसके सदस्य बने हैं। तो जब 1967 में आसियान की स्थापना हो रही है तो केवल 5 ही देश इसमें शामिल थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना के समय वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे करंट में कितने मेंबर हैं, तो मैंने कहा कि वर्तमान में आसियान में 11 सदस्य हैं। 5 सदस्य जो फाउंडिंग मेंबर्स थे और इसके अलावा 6 सदस्य और हैं, और हाल ही में तिमोर लेस्ते इसका सदस्य बन गया है। तो अन्य 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अन्य 5 सदस्यों में ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है और म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये तो पहले से हैं। कौन कौन है? ब्रुनई है बेटा, कंबोडिया है आपका, और यहाँ पर इंडोनेशिया है, लाओस है और आपका म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जो बाद में जोड़े गए और हाल ही में कौन जोड़ा गया है? तिमोर लेस्ते जोड़ा गया है। कुल मिलाकर 11 सदस्य हो गए। अच्छा, अब यूपीएससी क्या करता है कि इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। कैसे ट्रिकी बना देता है? कि आपसे कहेगा कि जब आसियान की स्थापना हो रही है तो कौन कौन से देश फाउंडिंग मेंबर हैं, कौन कौन से देश बाद में जोड़े गए हैं, सबसे लास्ट में कौन सा देश जोड़ा गया। तो एक स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। तो इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बेसिक्स को पढ़ना है। क्या करना है? बेसिक्स को अच्छे से तैयार करना है। क्लियर पॉइंट? चलो अच्छा, अब फिर वही बात है कि मोस्ट रिसेंट मेंबर कौन बना है, हाल ही में कौन बना है? तो अक्टूबर 2025 बेटा। क्या बेटा? अक्टूबर 2025 में जो है कि तिमोर लेस्ते इसका 11वां सदस्य बन गया है, जो कि आपको याद रखना है। तो अब केवल इतना याद नहीं रखना है कि तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बना है। अगर आप केवल इतना याद रखेंगे तो फिर ये वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा क्या है डेप्थ में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये हमने इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखा। अब सवाल ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, आसियान संगठन जो है वो करना क्या चाहता है। तो आसियान संगठन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इसका गोल है कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे हैं कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। जो ये इसके सदस्य देश हैं, पहले 5 थे, फिर बाद में 5 हुए, अभी एक और हो गया, कुल 11 सदस्य हैं। तो इन 11 सदस्य देशों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और क्या करना है? सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस में डिफरेंस होता है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो केवल आपका जो है मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव है, मतलब कि जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बढ़ती हुई जीडीपी और बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद का प्रभाव आम लोगों पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आम लोगों पर हो रहा है तो फिर उससे सोशल प्रोग्रेस भी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो लोगों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लोगों के रहने पर, लोगों के स्वच्छ पेयजल, आवास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या लोगों की शिक्षा में वृद्धि हो रही है, क्या लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, कि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो ये सामाजिक एक तरह से विकास है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाना है, लेकिन केवल इकोनॉमिक ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं रह जाना है। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को किसमें चेंज करना है? हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल प्रोग्रेस अर्थात डेवलपमेंट में बदलना है, उसको समावेशी विकास में बदलना है। इसके अलावा कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी भी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो उस क्षेत्र का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया की अपनी एक संस्कृति है। अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो उनकी अपनी एक संस्कृति है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जब आप जाएंगे तो इंडोनेशिया को छोड़कर आप देखेंगे कि विभिन्न सारे देशों में बौद्ध धर्म पाया जाता है। इंडोनेशिया मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या के साथ होते होते आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। तो इन देशों की अपनी एक संस्कृति है। और अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो पूरी एशिया की अपनी एक संस्कृति है कि यहाँ पर बड़ों का सम्मान और छोटों को बहुत प्यार दिया जाता है ना, कि बड़ों के प्रति एक रिस्पेक्ट होती है और छोटों के प्रति एक प्यार होता है। तो ये कल्चर जो है, इस कल्चर को प्रमोट करना है, बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट यहाँ पर करना है। इसके अलावा क्या करना है? रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी इंश्योर करना है, कि पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे और पूरे क्षेत्र में एक स्थिरता बनी रहे। लेकिन आसियान ने कहा है कि जब हम क्षेत्र में शांति की बात कर रहे हैं, स्थिरता की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस करेंगे। हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। एक दूसरे की रीजनल जो कहते हैं कि यूनिटी, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, क्षेत्रीय अखंडता है, उसका सम्मान करेंगे। एक दूसरे की भूभाग का सम्मान करेंगे। उसके साथ मिलकर हमें विकास करना है,
क्षेत्र में क्या बना के रखना है, शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी बना के रखना है। आसियान का मोटो क्या है, एक होता है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है, तो उनका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। कह रहे हैं कि हमें एक उद्देश्य लेकर चलना है, हमें एक समुदाय बनाना है और एक पहचान बनाना है। पहचान मतलब कल्चरल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में हमें एक पहचान भी बनानी है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, सिंपल सा गाइडिंग प्रिंसिपल है कि कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, सहयोग को बढ़ावा देना है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना है, कंसेंसस, सहमति बना के रखना है, नॉन इंटरफेरेंस, जो मैंने अभी कहा कि एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़े देश छोटे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। मान लेते हैं कि बड़े देश में इंडोनेशिया है, बड़े देश में कंबोडिया है, बड़े देश में आपका सिंगापुर है, पैसे वाले देश हैं। छोटे देशों में आपका लाओस है ना, तिमोर लेस्ते है, आपका म्यांमार है, ब्रुनो, ये छोटे छोटे देश हैं। तो ऐसा नहीं होगा बड़े देश छोटे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करें, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति में हस्तक्षेप करके उनका जो है संप्रभुता का उल्लंघन करें। तो ये कह रहे हैं कि हमें नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को अपनाना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे कॉमन एजेंडा, हम ऐसे कॉमन प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो, जिससे पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हमारे सामने निकल कर आ जाए। राइट, इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर्स स्टेट्स जो है कि उस पर हमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। क्लियर बात। तो फॉर्मेशन क्या है वो मैंने बात करी, फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे वो बात करी, मेंबर्स कैसे बढ़े और रिसेंट करंट मेंबर कौन है उस पर बात करी। राइट, इनके गोल्स क्या है, इनका मोटो क्या है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है ये। अच्छा, जब आप मेंस भी लिखते हैं तो आपको इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर आसियान लिखने के लिए आ रहा है तो फाउंडेशन कब हो रही है इसका, ठीक है, मेंबर्स कितने हैं इसमें, इसके गोल क्या है, गोल में फिर इसका मोटो क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्लियरली आपको अलग अलग पता होना चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट वन। अब आगे अगर बात करें तो थोड़ी सी ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक और पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में इस संगठन का फैक्ट क्या है, ये संगठन जो है कितना आगे बढ़ पाया है, कितना आगे नहीं बढ़ पाया। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया की जो है 670 मिलियन पॉपुलेशन ये देश रखते हैं, एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या का इन देशों के पास है, एक ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एट द ग्लोब जो है वो इनके पास निकल कर आ रही है। इकोनॉमिक स्केल क्या है कि अगर कलेक्टिवली कंबाइन इनकी जीडीपी को देखा जाए तो लगभग 3 ट्रिलियन की जीडीपी इनके पास है, इन 10 देशों के पास। अब 11 देश जो है, इन 10 देशों के पास लगभग 3 ट्रिलियन, एक अपने आप में बड़ा नंबर है, उसकी जीडीपी इनके पास निकल कर आ रही है। राइट, इकोनॉमिक फोकस कहां करना है इन्हें, कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पूरे देशों को आपस में मिलाना है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कर दिखाया है। इसके अलावा क्या करना है, इन्हें निगोशिएशंस को बना के रखना है और फ्री ट्रेड को भी आगे बढ़ाना है। देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, कभी इन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खूब क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में निकल कर आते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जो है खूब सारी बातचीत यहाँ पर निकल कर होगी और ये कह रहे हैं कि हमें उस पर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो संगठन है आसियान, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसकी संरचना क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा, संरचना। इसकी संरचना क्या है, क्या कैसे काम करता है। तो कह रहे हैं कि इसका एक सेक्रेटरिएट है, जैसे कि जो हर संगठन होता है, हर संगठन का अपना एक सचिवालय होता है। यूनाइटेड नेशन का अपना सचिवालय है, IMF का अपना सचिवालय है, वर्ल्ड बैंक का अपना सचिवालय है, WTO का है। तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का सचिवालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का सचिवालय कहाँ पर है, IMF का सचिवालय कहाँ पर है, ब्रिक्स का सचिवालय कहाँ पर है। तो ये सचिवालय सेक्रेटरिएट आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी तो यूपीएससी में मिलाने के लिए दे देता है, एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे देते हैं और एक तरफ जो सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर्स दे देते हैं और कहते हैं कि मिलाओ इनमें से कौन सा कहाँ पर है, या फिर इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, वो आपसे मिलाने के लिए भी पूछ लेता। राइट, तो इनका जो बेटा सेक्रेटरिएट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में इनका जो है वहां पर सचिवालय पाया जाता है, इंडोनेशिया में। राइट, और है कि ये करना क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि एक हमें आसियान बे बनाना है, एक ऐसा रास्ता बनाना है जिससे कि हम कंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और इस पूरे क्षेत्र में विकास कर सकें। अब बात ये आती है कि भारत और आसियान के आपस में क्या संबंध है। तो भारत और आसियान के आपस में बहुत शानदार संबंध चल रहे हैं। अमेरिका का जब एक आधिपत्य पूरी दुनिया में स्थापित हुआ 1990s के बाद, तो भारत ने 1992 से ही आसियान के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने पर बहुत बल दिया। और जब बाद में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी और बाद में उसको 2014 में बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया, तब से भारत का पूरा जो है रुझान
कहां पर हो गया है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ हो गया है। पहले भारत इसका जो है कि आंशिक रूप से डायलॉग पार्टनर बना, फिर बाद में भारत 1996 में इसका फुली डायलॉग पार्टनर बना, और बाद में भारत ने जो है इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संदर्भ में कार्य किया। और अभी भारत जो है आसियान की होने वाली बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, होने वाली बैठकों में भाग लेता है और होने वाली बैठकों में अपनी बात भी रखता है। लेकिन चूंकि भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है, इसके लिए इसका पूर्णतः मेंबर भारत नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसके आमंत्रित सदस्यों में जो है और इसके पर्यवेक्षक सदस्यों में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इन देशों के साथ भारत का व्यापार भी बहुत अच्छा है। और 2014 से पहले इन देशों के प्रति भारत की जो नीति थी बेटा, उसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था, पूर्व की ओर देखो नीति। बाद में इस पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। और इसका प्रभाव जो है कि पहले हम केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों पर बात करते थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशंस पर ही फोकस करते थे इस एरिया में। लेकिन 2014 के बाद जब हमने इसका नाम बदलकर लुक से एक्ट किया, तो हमने कहा कि हम कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पर भी ध्यान देंगे। अर्थात इन देशों के साथ डिफेंस के पर्सपेक्टिव में भी काम करेंगे, इन देशों के साथ सुरक्षा के संदर्भ में भी काम करेंगे, और इन देशों के साथ अन्य सुरक्षा के मापदंडों के लिए हम आयात निर्यात भी करेंगे, इनके साथ हम फैक्ट्रीज भी लगाएंगे, इनके साथ हम सैन्य अभ्यास भी करेंगे। और इन देशों के साथ भारत जो है सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब सवाल यह है कि तिमोर लेस्ते के शामिल होने से आसियान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि तिमोर लेस्ते एक बहुत बड़ा देश नहीं है, एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश के शामिल होने से यह है बात निकलकर सामने आ रही है कि इस संगठन की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है और दक्षिण पूर्व एशिया के जो अन्य देश हैं वो इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यह रेलिवेंट बना हुआ है, यह संगठन आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, यह संगठन आर्थिक रूप के साथ साथ सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति का कार्य कर रहा है। तो इस संगठन की अगर सदस्य संख्या बढ़ी है तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह संगठन रेलिवेंट है, इसकी प्रासंगिकता बनी है और आगे भी इसकी सदस्य संख्या बढ़ सकती है। तो भारत को भी क्या करना चाहिए, इस संगठन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आई होप कि आज का सेशन आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे हमें चीजों को कवर करना है, कैसे हमें चीजों को पढ़ना है। और यही जो खबर थी जो कि मैं चाह रहा था कि इसमें थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करूं और चर्चा के माध्यम से मैं बताऊं कि अगर कोई संगठन की सदस्य संख्या बढ़ रही है तो उस संगठन को हमें कैसे पढ़ना है, उस संगठन को कैसे हमें डील करना है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। राइट, केवल न्यूज़पेपर में एक हेडिंग पढ़ने से तैयारी नहीं हो जाती है, हमें उसको क्या करना होता है, डिटेल्ड में उसका डिस्कशन करना पड़ता है, हमें डिटेल्ड उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मिलिए मेरे साथ नचिटेक गुरुकुलम पर अगले किसी टॉपिक में, जहां फिर हम आईआर की बात करेंगे, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।